गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 क्लास 6 साइंस जो बचा हुआ था वो उसको आज कोशिश करेंगे कि वो कंप्लीट हो जाए। पहले अभी हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कॉटन तक। आज हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। ठीक है, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जूट क्या है। एक नेचुरल फाइबर है जो कि हमको किससे मिलता है? एक पेड़ से मिलता है। ठीक है, जूट भी पेड़ से ही मिलता है। अब जूट को बनाते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप ये देखो जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जूट कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है, यानी कि इसकी खेती कहाँ कहाँ पे की जाती है। तो वेस्ट बंगाल में इसकी खेती की जाती है, असम में की जाती है, बिहार में की जाती है, यहाँ पे इसकी खेती की जाती है। और ये दिस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट फाइबर। ये बहुत चीप है। चीप का मतलब होता है ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलता है। ठीक है, इट हैज़ अ लॉन्ग शाइनी एंड सॉफ्ट फाइबर। ये कैसा है? ये बहुत लंबा होता है। इसका जो फाइबर होता है, इसका जो धागे बनते हैं वो लंबे लंबे बनते हैं, शाइनी होते हैं और काफ़ी सॉफ्ट हल्के भी बहुत होते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े आलू के जो बोरे आते हैं वो भी जूट से ही बनते हैं। ये ब्राउन कलर की जो रस्सी आती है मार्केट में मिलती है जो कि थोड़ी मोटी सी रहती है, वो भी जूट से ही बनती है। जैसा कि ये डायग्राम में दिख रहा है, कुछ बैग्स भी जूट के बनते हैं, है ना। अब ये बनाया कैसे जाता है? जो पेड़ रहता है, पहले इसमें मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, फिर बाद में अपन जो लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। प्रोसेस क्या रहती है कि बीज को उगाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे उगाया जाता है? ये वेस्ट बंगाल, असम और बिहार, और यहाँ पे अधिकतर उस जगह पे उगाया जाता है जहाँ पे नदी बहती है। और नदी जब बहती है तो काली मिट्टी उस जगह पे छोड़ जाती है ना। नदी जब पानी कम होता है तो काली मिट्टी छोड़ जाती है, तो उस वाली जगह पे इसको उगाया जाता है। और जो काली मिट्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। ठीक है, वो काफ़ी उपजाऊ होती है। ये डेल्टा रीजन्स ऑफ द रिवर लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा रीजन्स होते हैं, डेल्टा रीजन्स वो वाले रीजन्स होते हैं कि नदी जब बाढ़ के टाइम पे नदी का पानी आगे की तरफ आ जाता है, ऊपर की तरफ चढ़ जाता है किनारों से और आगे चला जाता है, और जब वो पानी वापस से जाता है तो उस जगह की जो मिट्टी है उसको हम बोलते हैं डेल्टा रीजन। ठीक है, उसी जगह पे यहाँ पे खेती की जाती है। अब इसका क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? गर्मी वाला क्लाइमेट चाहिए इसको, और कम से कम 34 डिग्री सेल्सियस चाहिए है। और इसको जो पानी जो बरसता है वो कितना चाहिए? 150 सेंटीमीटर, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, और या इससे कम नहीं होगा, 150 सेंटीमीटर तक तो चाहिए ही चाहिए इसको। इसको कब कब उगाया जाता है? इसको रेनी सीज़न में उगाया जाता है, यानी कि जब इसके बीज डालते हैं तो रेनी सीज़न होता है। और फिर 3 से 4 महीने बाद जब इसमें फ्लावर्स आने लगते हैं तब इसकी स्टेम्स को क्या किया जाता है? स्टेम्स यानी कि तने को काटा जाता है। ये दिख रहा होगा पेड़ आपको, इसमें दिख रहा है पेड़। इसकी जो स्टेम्स हैं, जो मोटी मोटी जो स्टेम्स हैं, जो तना होता है, उसको हम काट लेते हैं। काटने के बाद क्या करते हैं? इट्स स्टेम इज स्टैंडर्ड एंड यील्ड गुड क्वालिटी फाइबर ऑन mensuration. The steam becomes too hard and it is difficult to remove the fiber from it. अब अगर मान लो कि हमने इसको नहीं काटा, इसको बढ़ने दिया, तो बढ़ने देने पे क्या होता है? अगर हमने इतनी ही, जितना अभी ये आपको पेड़ दिख रहा है, अगर इतना ही बड़ा अगर हमने नहीं काटा और इसको बढ़ने दिया, इसको और बड़ा होने दिया, तो उस टाइम पे हम इसमें से फाइबर नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उसका तना भी मोटा होगा। जो बीज का जो पोर्शन होता है उसको स्टेम बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में तना। आपको पता होगा। वो जो तना होता है वो मोटा हो जाएगा। तो जब वो मोटा हो जाएगा तना, तो उसमें से आप लकड़ी ऐसे आसानी से नहीं निकाल सकते, और लकड़ी के जो रेशेस होते हैं वो भी आसानी से नहीं निकाल सकते। तो ये वाली प्रॉब्लम आती है। इसीलिए ये जो इतना बड़ा होता है, इतने बड़े में ही हम इसको काट लेते हैं। सोअरिंग एंड हार्वेस्टिंग। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है, फोर्थ प्रोसेस, रैटनिंग। द हार्वेस्टेड प्लांट आर स्प्रेड इन द फील्ड फॉर अ फ्यू डेज फॉर ड्राइंग। अब जो हमने काटा है, जो भी हमने प्लांट्स काटे हैं, उसको हम उसी खेत में छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो सूरज की लाइट में सूखते रहें, सूरज की रोशनी में वो सूखते रहें। मोस्ट ऑफ द लीव्स ड्राई एंड फॉल ऑफ। इसमें से सूखने पे क्या होता है? जो बहुत सारी जो पत्तियाँ होती हैं
वो सूख जाती हैं और अपने आप गिर जाती हैं, सड़ जाती हैं। द ड्राइड स्टेक्ड ऑफ जूट आर ट्राइड इनटू बंडल्स एंड सोक्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। अब जब ये काफ़ी सूख जाता है, इसके बाद इनके बंडल्स बनाए जाते हैं, जत्थे का जत्था बनाया जाता है, गट्ठा बनाया जाता है एक, और इस पूरे गट्ठे को कुछ दिनों के लिए पानी में डाल देते हैं, 2 से 4 दिन के लिए पानी में डाल देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैटनिंग। अब रैटनिंग क्या होता है? रैटनिंग स्प्रेड्स द फाइबर बाय सॉफ्टनिंग द टिश्यूज बिटवीन दैम। अब जो रैटनिंग होती है वो क्या करती है? वो फाइबर्स जो रहते हैं, यानी कि जो पेड़ है उसको, उसके अंदर पानी चला गया, पहले तो वो काफ़ी सूख गया, फिर उसके अंदर पानी चला गया, तो पानी चला जाने से क्या होता है? वो फूल जाता है। तो उससे क्या रहता है? जितने भी उसके अंदर की जो टिश्यूज़ हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जूट फाइबर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रैटेड जूट बाय जर्क एंड पुल ऑफ द हैंड्स। इसके बाद इसको हाथ से ज़ोर ज़ोर से झाड़ा जाता है और झटके से जो फाइबर्स रहते हैं उनको खींच लिया जाता है। These fibers are then dried and sent to mills in bundles where they are just where they are woven to form yarn of varied thickness। ठीक है। और उसके बाद जब इसको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, फैक्ट्री में भेजने के बाद क्या होता है? इसका सेकंड वाला ये है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। इसका जो सेकंड फैक्ट्री में पहले तो क्या करते हैं? हम फाइबर्स को निकाल देते हैं। फाइबर्स को यानी कि वो जो रेशेस रहते हैं उनको हमने निकाल दिया। रेशेस निकालने के बाद उनको सुखाया जाता है और उसके बाद उनके बंडल्स बना के मिल्स यानी कि फैक्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है, जहाँ पे उनसे बड़े बड़े यार्न्स यानी कि गोले बनाए जाते हैं और उनसे वहाँ पे फाइबर और दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब जूट इज़ यूटिलाइज फॉर वेरियस पर्पस, सम ऑफ देम आर मैंशनड एज फॉलोज। यानी कि जूट अलग अलग कामों के लिए यूज़ में किया जाता है। कुछ काम हैं जो कि लिखे हुए हैं, देख लीजिए कि कौन कौन से काम हैं। एज पैकिंग मटेरियल्स, यानी कि मटेरियल को पैक करने के लिए यूज़ में आता है। फॉर मेकिंग सैक्स, सैक यानी कि सैक का मतलब कुछ भी आप जैसे कुछ बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, या फिर सैक का मतलब यहाँ पे वो होगा कि रस्सी का जो गट्ठा होता है उसको हम यहाँ पे सैक बोलेंगे, फॉर मेकिंग सैक। उसके बाद कारपेट्स भी बनाए जाते हैं, कर्टन्स भी बनाए जाते हैं, रोप्स बनाए जाते हैं, बैग बनाए जाते हैं, जूट के बैग जिसमें अपन सामान लेते जाते हैं वो वाले बैग, और भी चीज़ें बनाई जाती हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जो जूट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल भी होता है, यानी कि लंबा चलता है और ये वज़न भी झेल सकता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस फैंसी जूट फाइबर्स और ऑर्नामेंट्स। इससे और भी अच्छी ड्रेसेस भी बनाई जाती हैं जूट के फाइबर से, और साथ में ऑर्नामेंट्स यानी कि कुछ पहनने के लिए भी बनाया जाता है, जैसे ज्वेलरी टाइप में भी कुछ बनाते हैं। अब वो एग्जैक्टली अब मैं कैसे समझाऊँ आपको? जैसे कि गांव के जो लोग होते हैं वो इसके ऑर्नामेंट्स भी बनाते हैं, ज्वेलरी टाइप बनाते हैं इसको पहनने के लिए। अब नेक्स्ट है सिल्क। सिल्क आप सबको पता है काफ़ी महंगा आता है। सिल्क इज़ अ नेचुरल फाइबर, ये भी नेचुरल फाइबर है, लेकिन ये हमको किससे मिलता है? सिल्क हमको मिलता है सिल्क वॉर्म से। ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है नेचुरल फाइबर विच इज़ वूवन टू मैन्युफैक्चर एक्सपेंसिव टेक्सटाइल। एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्कवॉर्म। और ये किससे मिलता है? ये जो सिल्कवॉर्म होता है उसके कुकून से मिलता है हमको। द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म ऑन अ लार्ज स्केल फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ सिल्क इज़ नोन एज सेरिकल्चर। अब रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म यानी कि सिल्कवॉर्म को पालते हैं, खेती करते हैं, उसको हम पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर। पुराने टाइम पे क्या होता था, जैसे हिस्ट्री में लिखा हुआ है, सिल्क वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। यानी कि सिल्क सबसे पहले कहाँ बनाया जाता था? चाइना में बनाया जाता था, बहुत पुराने टाइम पर। ठीक है, चाइना में बनाया जाता था। लेजेंड गिव्स क्रेडिट टू द चाइनीज एम्परर जी ज़ैंगशी फॉर इट्स डिस्कवरी। इसको किसको क्रेडिट दिया जाता है, यानी कि किसने इसकी डिस्कवरी की थी? इसने चाइनीज़ एम्परर, यानी कि वहाँ पे चाइनीज़ के एक राजा था, उसका नाम था जी लिंगशी, उसका नाम था।
बोला जाता है कि उसने सबसे पहले सिल्क निकालना चालू किया था। चाइना एक्सपोर्टेड सिल्कन गारमेंट्स टू ऑल द एशियन कंट्रीज। उस टाइम पे चाइना क्या करता था, सिल्क से बनी हुई गारमेंट्स यानी कि सिल्क से बने हुए कपड़े वो पूरे एशिया में दिया करता था। द सिल्क ट्रेड रीच्ड एज फार एज इंडिया, द मिडल ईस्ट एंड इवन यूरोप एंड अफ्रीका। उसके बाद जो सिल्क है वो कहाँ जाने लगा, इंडिया में भी आने लगा, एशिया में भी, मिडिल ईस्ट में भी आने लगा। मिडिल ईस्ट यानी कि ये अरब साइड भी आने लगा। उसके बाद फिर अरब साइड से फिर ये धीरे धीरे यूरोप में पहुंचा और यूरोप से धीरे धीरे ये अफ्रीका में पहुंचा। द ट्रेड रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया, एशिया और यूरोप के बीच में एक रूट पहले बनाया गया था, उसको बोलते हैं सिल्क रूट, ठीक है, क्योंकि वहाँ से सिल्क का आदान प्रदान किया जाता था। अब प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कैसे बनाते हैं सिल्क? सिल्क वॉर्म इज रियरिंग ऑन मेलिबरी लीव्स फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ सिल्क। अब सिल्क वॉर्म को क्या किया जाता है, सिल्क वॉर्म को पालते हैं, लाते हैं और उनको मेलिबरी लीव्स नाम की एक पेड़ रहता है, मेलिबरी एक पेड़ रहता है, उसमें उसकी जो पत्तियां रहती हैं उस पर छोड़ दिया जाता है। अब उस पर छोड़ने के बाद वो क्या करता है, सिल्क वॉर्म देता है एग, अंडे देता है। अंडे देने के बाद as it matures it is spinning and continuous thread up to 800 meters long to make a cotton cocoon around itself। अब वो अंडे क्या करते हैं, वो अंडे पहले तो छोटे छोटे रहते हैं, वो उस पत्ती पे ही रहते हैं। उस पत्ती के बाद वो जब वो अंडे थोड़े से बड़े होते हैं, लार्वा में चेंज होते हैं, लार्वा देखा आपने, इल्ली टाइप की, उस लार्वा में चेंज होते हैं तो वो उसी पत्ती को खाने लगते हैं। अब वो म्यूलबरी लीव्स को खा रहे हैं, ठीक है। म्यूलबरी लीव्स को खाने के बाद जब वो काफ़ी थोड़े और बड़े होने लगते हैं तो वो एक कुकून बनाते हैं। कुकून यानी कि वो खुद के रहने के लिए घर बनाते हैं। वो किससे बनाते हैं, खुद के सलाइवा से बनाते हैं, है ना। जो सिल्क वॉर्म होता है वो खुद बनाता है। अब वो जो कुकून रहता है, वो कुकून किसका रहता है, वो रहता है सिल्क का, ठीक है, जिसके अंदर वो रहने वाला होता है। और उस कुकून कम से कम वो इतना बड़ा होता है कि 800 मीटर्स लॉन्ग टू मेक अ कुकून अराउंड इटसेल्फ। वो अपने आसपास 800 मीटर्स यानी कि लंबाई में 800 मीटर्स है। वैसे तो वो घुमा ये फोटोज़ में भी दिया हुआ है कि अगर इसको हम लंबा करेंगे तो 800 मीटर के समथिंग निकलेगा एक कुकून से। ऐसे वो बनाते हैं, इसके अंदर ही रहते हैं वो, जो ये डायग्राम में दिया है इसके अंदर ही वो लार्वा रहता है। फिर एट दिस स्टेज सिल्क वॉर्म किल्ड बाय डिपिंग द कॉटन कुकून ऑन बॉइलिंग वाटर। अब इस टाइम पे क्या होता है, जब वो उन्होंने कुकून बनाया तो कुकून अब वो बाहर जब निकलेगा तो वो कुकून तोड़ के निकलेगा। तो अगर उसने कुकून को तोड़ दिया तो क्या होगा, वो सारा का सारा जो सिल्क है वो बर्बाद हो जाएगा, यानी कि वो धागे लंबे लंबे नहीं निकल पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, उस कुकून को गर्म पानी में डाल देते हैं। गर्म पानी में डालने से क्या हुआ, जो अंदर जो सिल्क वॉर्म है वो अपने आप मर जाता है और जो कुकून है वो बिल्कुल हल्का सा हो जाता है। हल्का होने के बाद क्या होता है, वो उस कुकून से इंसेक्ट को बाहर निकाल देते हैं और उस कुकून को हम यूज़ में ले लेते हैं, ठीक है। यूज़ में लेने के बाद क्या होता है, एनिमल राइट activities considered the boiling of silkworm alive in the cocoons as an act of cruelty. Hence, they are strong opposed to the commercial production of silk. तब इससे क्या होता था, लोगों ने कहा कि ये तो बहुत ही बेकार बात है कि हम उस जानवर को मार देते हैं, यानी कि जो इंसेक्ट है उसको हम बिना बात की उसकी हत्या कर देते हैं, क्योंकि हमने गर्म पानी में डाल दिया तो वो मर गया। तो अब क्या आया कि सिल्क ऐसे ना बनाया जाए, सिल्क फैक्ट्री में बनाया जाए। अब सिल्क के यूज़ क्या क्या हैं, सिल्क हैज़ मैनी यूज़ लाइक द फॉलोइंग। सिल्क के काफ़ी यूज़ हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल, है ना, फैक्ट्रीज़ में काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैराशूट्स एंड आर्टिलरी गन पाउडर बैग्स, यानी कि पैराशूट बनाने में और साथ में बंदूक के जो गन पाउडर के जो बैग रहते हैं, जिससे कि वो जो गन पाउडर रहता है वो बाहर ना निकले, वो वाले बैग्स बनाए जाते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल स्ट्रूस यूज्ड इन सर्जरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग
आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर सिल्क। डॉक्टर्स लोग जो वो सर्जरी के टाइम पे जो कपड़े पहनते हैं वो वाले कपड़े भी बनाए जाते हैं। चाइनीज़ डॉक्टर हैव यूज्ड सिल्क टू मेक आर्टिफिशियल आर्टरीज। और जो चाइनीज़ के जो डॉक्टर हैं वो नकली आर्टरीज यानी कि हमारी जो नसें होती हैं वो नकली नसें भी बनाते हैं, आर्टिफिशियल नसें भी बनाते हैं, वो भी सिल्क से ही बनाए जाते थे। तो ये तो हो गया आपका सिल्क। अब है वूल। वूल आप सभी लोग जानते हैं, वूल का मतलब होता है ऊन, और ये भी आपको पता है कि ऊन हमको किस किस से मिलता है। वूल इज़ अ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप एंड सम अदर एनिमल्स। यानी कि वूल हमको किससे मिलता है? शीप यानी कि भेड़ से मिलता है, और साथ में और भी जो जानवर हैं उनसे भी मिलता है। वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप इज़ डिफरेंट फ्रॉम हेयर और फर एज इट हैज़ स्केल्स एंड क्रिम्स। अब जो वूल से हमको जो शीप मिलता है, यानी कि शीप से जो हमको वूल मिलता है, भेड़ से जो हमको ऊन मिलता है, वो थोड़ा सा अलग रहता है। ड्यू टू स्केल्स एंड क्रेम्स वूल कैन बी वूवन टू मेक फाइबर। अब इसमें क्या रहते हैं, इसमें थोड़े से स्केल्स यानी कि थोड़े से लंबे लंबे टाइप के रहते हैं, क्योंकि हेयर हमारे बाल भी काफ़ी लंबे लंबे रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही इसके भी रहते हैं। तो इससे आराम से एक फाइबर बनाया जा सकता है। फाइबर यानी कि एक धागा बनाया जा सकता है। तो ये वही उससे यही करते हैं। ड्यू टू स्केल एंड क्रिम्स वूल कैन बी वूवन इन टू मेक फाइबर। वीविंग ऑफ वूल इज़ नोन एज फेल्टिंग। अब अगर वीविंग का मतलब होता है बुनाई। अगर हम बुनेंगे ऊन को तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेल्टिंग बोलते हैं। वूल इज़ फ्लफ़ी एंड रिटेन्स एयर। वूल क्या है? बहुत ज़्यादा गुदगुदा सा होता है। फ्लफ़ी यानी कि गुदगुदा, फ्लफ़ी होता है, और साथ में रिटेन्स एयर, ये हवा को अंदर नहीं आने देता। और अगर जैसे हवा अंदर आ जाती है तो ये वापस बाहर नहीं जाने देता। इससे क्या होता है? गर्मी रहती है। सिंस एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, it has a property of retaining heat, therefore clothes made from wool are worn during winter। अब क्या है कि या तो ये हवा को अंदर एंटर नहीं होने देता, या फिर अगर हवा अगर अंदर एंटर हो जाती है, अंदर आ जाती है, तो ये हवा को वापस से बाहर नहीं जाने देता। अब इससे क्या रहता है? इससे गर्मी वहीं की वहीं बनी रहती है। तो इसीलिए जो वूल के जो कपड़े रहते हैं, यानी कि जो ऊन के कपड़े रहते हैं, वो हम विंटर्स में पहनते हैं, यानी कि सर्दियों में पहनते हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ वूल को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया कैसे जाता है? द वूली कोट ऑफ अ शीप इज़ कॉल्ड फ्लीस। शीप यानी कि जो भेड़ रहती है, भेड़ के ऊपर जो उसका जो हमको दिखता है ना वाइट वाइट सा, आपने भी भेड़ कभी देखी होगी, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश। उसको हटाया जाता है। रिमूवल ऑफ फ्लैश फ्रॉम अ शीप्स बॉडी इज कॉल्ड शीनिंग। उसको हटाया जाता है, जैसे शेव करते हैं वैसे ही उसका शेव किया जाता है। उसकी खाल में से बाल हटाए जाते हैं, वो उससे उसको कोई दर्द नहीं होता, आराम से हटा सकते हैं। तो जब वो हटाते हैं उस वाली प्रोसेस को बोलते हैं शीनिंग। वूल sheared ऑफ अ शीप हैज़ अ हाई अमाउंट ऑफ ग्रीस। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमारे जो बाल हैं, हमारे बाल में भी तेल मेल सा रहता है थोड़ा सा, है ना। जब भी हम बाल को छुएंगे, हम चाहे तेल लगाएं चाहे नहीं लगाएं, लेकिन वो थोड़े से ऑयली रहते हैं। तो वो भी तो उसके बाल हैं, तो उसके बाल में भी बहुत सारा ग्रीस रहता है। द ग्रीस इज जनरली रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग इट विद डिटर्जेंट और अल्कलाई। तो इसमें हम क्या मिलाते हैं? इसमें या तो हम डिटर्जेंट यानी कि उसको धोते हैं, अच्छे से धोते हैं, कुछ केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं इसमें, जिससे कि वो ग्रीस पूरा का पूरा हट जाए। वूल इज़ पैक्ड इन बेल्स एंड सेंट टू मील्स वेयर इट वॉज वॉश्ड, ड्राइड, कैरीड, कार्डेड एंड स्पंग इनटू यार्न। अब जब हमने इसको धो दिया, इसके बाद फिर वूल यानी कि जो ऊन है उसको हमने पैक किया। पैक करने के बाद इसको मील्स यानी कि फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है, जहाँ पे इसको वापस से धोया जाता है, अच्छे से सुखाया जाता है, उसके बाद इसमें ब्रश किया जाता है, और फिर इससे ऊन के जत्थे बनाए जाते हैं, मोटे मोटे से गट्ठे टाइप के बना लेते हैं। यार्न आर वूविंग और किटन्ड टू प्रोड्यूस क्लॉथ्स। उसके बाद फिर इस ऊन से यार्न्स बनाए जाते हैं, वही गट्ठे बनाए जाते हैं, और उससे लंबे लंबे धागे बनाते हैं, और उसके बाद फिर इससे कपड़े बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस क्लॉथ्स। अब वूल का यूज़ क्या है? वूल किस किस काम में आता है?
वूल इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पस, बहुत सारे कामों में आता है। सम ऑफ द यूजेज ऑफ वूल आर एज फॉलो, कुछ नीचे दिए हैं। मेकिंग क्लॉथ्स फॉर विंटर, यानी कि सर्दियों के टाइम पे कपड़े बनाना। मेकिंग कारपेट्स, कारपेट जो नीचे बिछाते हैं वो भी बनाई जाती है, दरी। मेकिंग मीटिंग फॉर फिशरमैन, यानी कि मीटन्स फॉर फिशरमैन, यानी कि फिशरमैन का जो एक वो रस्सी रहती है जिससे वो मछली पकड़ता है, वो भी इसी से बनाते हैं। और मेकिंग क्विल्स, क्या बताया मैंने, मैं भूल गया। मेकिंग क्विल्स, क्विल्स का मतलब होता है जैसे कि फिशरमैन के जो वो बनाए जाते हैं रस्सी, वैसे ही रहता है ये, QUILTS, मेकिंग क्विल्स। क्विल का मतलब होता है रज़ाई बनाई जाती है, रज़ाई, हाँ वो याद नहीं आ पा रहा था, रज़ाई को बोलते हैं क्विल्ट। तो आपको पता ही है रज़ाई कब कब यूज़ में करते हैं, हम सर्दियों में यूज़ करते हैं। रज़ाई को क्यों यूज़ करते हैं, जिससे कि उससे गर्मी मिलती रहे, तो इससे रज़ाई भी बनाई जाती है। अब आता है लास्ट, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक है, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का क्या होता है, द फाइबर विच आर सिंथेसाइज्ड बाय मैन आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, यानी कि वो वाला फाइबर या वो वाला धागा जो इंसान खुद बनाए उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, जो कि फैक्ट्री में बनाया जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को हम या तो आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं या फिर मैन मेड फाइबर भी बोल सकते हैं। दे आर नॉट फाउंड इन नेचर, ये हमको नेचर में नहीं मिलेंगे, यानी कि ये हमको ना तो किसी एनिमल से मिलते हैं ना किसी प्लांट से मिलते हैं, क्योंकि हम इसको फैक्ट्री में बनाते हैं, इंसान बनाता है। मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स आर एक्चुअली प्लास्टिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। काफ़ी सारे जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो हमको किससे मिलते हैं, या तो प्लास्टिक से बनाते हैं या फिर पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से बनाते हैं। कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स इंक्लूड, कुछ जो कॉमन सिंथेटिक फाइबर होते हैं जो कि हम रोज़मर्रा की चीज़ों में भी यूज़ में लाते हैं या बनाते हैं, उसको हम क्या क्या बोलते हैं। एक होता है रेयॉन, एक होता है एसीटेट, एक होता है नायलॉन, एक होता है आर्सेनिक और एक होता है पॉलिस्टर। ठीक है, ये सारे के सारे। अब जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको ये और ज़्यादा अच्छे से बुक में आएगा, तब और अच्छे से समझाया जाएगा कि ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब रेयॉन, द टर्म रेयॉन वाज कोइंसाइड इन 1924, यानी कि जो रेयॉन है वो सबसे पहले कब निकाला गया था, 1924 में निकाला गया था। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट फाइबर विच इज़ मेड ऑफ प्रोसेस्ड सेल्यूलोज, ए कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन अ सेल वॉल ऑफ प्लांट। अब ये बनाया किससे गया था, ये एक ट्रांसपेरेंट फाइबर होता है, यानी कि पारदर्शी, इधर उधर हम इसके आर पार देख सकते हैं। और ये किससे बनाया गया था, ये सेल्यूलोज से बनाया गया था। प्लांट्स के अंदर होता है सेल्यूलोज, अब वो कैसे समझाऊँ मैं आपको, सेल वॉल। अब प्लांट्स क्या रहते हैं, जो खाना बनाते हैं, जो खाना वो बनाते हैं वो बनाते हैं स्टार्च के फॉर्म में। वो स्टार्च आगे चल के सेल्यूलोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो उससे ही उसको सेल्यूलोज को निकाला प्लांट्स में से, और उसके बाद फिर फैक्ट्री में उसको प्रोसेस किया, इसमें और भी केमिकल्स मिलाए गए, और उसके बाद फिर जो प्रोडक्ट बना, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट फाइबर बना, उसको हम बोलते हैं रेयॉन। रेयॉन इज़ आर्टिफिशियल सिल्क, ये एक तरीके की आर्टिफिशियल सिल्क है। देखो, एक सिल्क मिलती है जो हमको सिल्क वॉर्म से मिलती है ना, वो एनिमल से मिलती है, और एक सिल्क ये होती है जो आर्टिफिशियल, जो उसमें बनाई जाए, किस में बनाई जाए, फैक्ट्री में बनाई जाए। इट कैन एब्जॉर्ब वाटर, हैंस इट इज़ कम्फर्टेबल टू वेयर, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, इसीलिए ये थोड़ी सी हल्की रहती है और आरामदायक रहती है पहनने में। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिस्पोजल नॉन वूवन फैब्रिक, टायर कॉर्ड, पेपर, ETC। अब ये किस किस चीज़ में यूज़ की जाती है, मेकिंग डिस्पोजेबल नॉन वूवन फैब्रिक, यानी कि जो डिस्पोजेबल नॉन वूवेक फैब्रिक होती है ये उसको बनाने के काम में आती है। उसके बाद फिर टायर कॉर्ड बनाने के काम में आती है, यानी कि रबर में टायर कॉर्ड, रबर की जो
मतलब जो पूरी पूरी रबर रहती है उसके बनाने में भी काम में आती है, और पेपर्स भी बनते हैं इसके। आपने पेपर देखे होंगे, कुछ पेपर ऐसे रहते हैं जो फटते नहीं हैं, है ना, वो थोड़े प्लास्टिक टाइप के लगते हैं, वो प्लास्टिक के नहीं होते हैं एक्चुअली में, वो रेयॉन के ही बने होते हैं। अब लास्ट है नायलॉन। नायलॉन कब इन्वेंट किया गया था? 1935 में इन्वेंट किया गया था नायलॉन। किसने इन्वेंट किया था? ये इन्वेंट किया था वेलिस कार्डोअर्स। वेलिस कार्डोअर्स, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये नायलॉन बनाया था। ये कौन थे? अमेरिकन केमिस्ट। केमिस्ट यानी कि ये मतलब इन्होंने केमिकल से बनाया था, इसीलिए इनको केमिस्ट बोलते हैं। ये अमेरिका के रहने वाले थे। एट ड्यूपॉन्ट इन्होंने जिस जगह बनाया था उस जगह का नाम था ड्यूपॉन्ट। नायलॉन इज ऑल्सो नोन एज पॉलियामेड। नायलॉन को क्या बोलते हैं? पॉलियामेड भी बोलते हैं इसको। इट इज़ अ सिंथेसाइज्ड फॉर्म फ्रॉम कोल। अब ये बनाते किससे? कोयले से बनाते हैं। नायलॉन को किससे बनाते हैं? कोयले से। कोयले में केमिकल्स मिलाए जाते हैं, उसको प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्री में, तब जाके नायलॉन बनता है। नायलॉन फाइबर वर अर्लियर यूज टू मेक फैब्रिक एंड रोप्स। नायलॉन को सबसे पहले क्या किसके लिए यूज़ में किया जाता था? फैब्रिक्स यानी कि धागे बनाने के काम में किया जाता था, और साथ में कपड़े भी बनाते थे इसके। उसके बाद इससे रस्सियाँ भी बनाने लगे। ठीक है। नायलॉन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मीट रैपिंग, सॉसेज एंड सीथ। नायलॉन को किस किस चीज़ के लिए बनाया गया था? इसको मैं आपको कैसे बताऊं। जो भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल, आपने पैराशूट देखा? पैराशूट की रस्सी देखा तो होगा आपने, मूवी उसमें भी देखा होगा, नाटकों में भी देखा होगा, टीवी में देखा होगा आपने। पैराशूट वो ऊपर से कूदते हैं तो वो खोलते हैं, उसको पैराशूट बोलते हैं। पैराशूट की जो रस्सियाँ होती हैं वो नायलॉन की बनी रहती हैं। मीट रैपिंग, मीट को काटने के लिए भी रस्सी बनाई जाती है। वो मतलब इससे क्या है, मीट बड़ी आसानी से और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कट जाता है, तो वो भी नायलॉन की ही बनती है। और भी नायलॉन की चीज़ें बनती हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूत, जो बहुत मजबूत रस्सी आती है, थोड़ी सी आपने देखी होगी, प्लास्टिक टाइप में वो दिखती है, वो नायलॉन की ही रहती है वो वाली रस्सी। तो ये सारी की सारी चीज़ें नायलॉन से बनती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ वाला चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म होता है। अब फोर्थ वाले चैप्टर में आगे क्या है? आगे आपकी एक्सरसाइज है। एक इसमें टॉपिक और बचता है, वो है पॉलिस्टर, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में करा दूँगा।